नमस्कार बच्चों, दिव्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे 8वीं कक्षा का इतिहास का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है कैसे, कब और कहाँ। ये जो चैप्टर है बच्चों इतिहास का, ये हमें ये सिखाएगा कि तारीखें जो होती हैं, डेट्स जो होती हैं, वो इतने इम्पॉर्टेंट कैसे होती हैं और क्या सभी तारीखें इम्पॉर्टेंट होती हैं। फिर इस चैप्टर में हम समझेंगे बच्चों कि इतिहास को कैसे समझा जाता है, अवधियों में उसको कैसे बांटा जाए ताकि उसको अच्छे से समझ सके हम। फिर हम समझेंगे कि औपनिवेशिक क्या होता है, औपनिवेशिक शब्द का अर्थ क्या होता है और भारत कैसे इंग्लैंड का उपनिवेश बना। तो चलिए अपना चैप्टर करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हेडिंग है बच्चों, हमारा टॉपिक है कि तारीखें इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती हैं। क्या सभी तारीखें इंपॉर्टेंट होती हैं? क्या सभी की सभी डेट को हम इम्पॉर्टेंट मानते हैं? तो ऐसा नहीं होता है। तारीखों को लेकर आम जो सोच होती है, आम जो लोग सोचते हैं, मोस्टली वो क्या सोचते हैं, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो तारीखों को सोचते हैं बच्चों, या तारीखों का मतलब उनके लिए होता है कि बस उसको रटना है, उन तारीखों को याद करना है, बिल्कुल रट के याद करना है हमें। और इन तारीखों का जो मतलब होता है बच्चों, वो किस लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है, क्यों रटते हैं हम इन तारीखों को। तो पहले के समय में जब राजा महाराजा होते थे तो इन्हीं को लेकर इतिहास लिखा जाता था बच्चों, और राजाओं की ज़िंदगी पर ही पहले का जो इतिहास है वो लिखा गया है। तो इसमें तारीखें इसलिए इम्पोर्टेंट होती हैं कि कौन कब राजा बना, कब उसकी ताजपोशी हुई, वो राजगद्दी पर बैठा, कौन सी लड़ाई उसने लड़ी और किसके साथ लड़ी, उसका विवाह कब हुआ, किस राजा के साथ उसका युद्ध हुआ, कौन से युद्ध में वो हार गया। तो ये सारी की सारी घटनाएं तारीखों के नाम से इतिहास में लिखी जाती हैं। और इतिहास को केवल ये समझा जाता है, कुछ लोग ये समझते हैं कि बस इन तारीखों को याद करना ही इतिहास होता है, क्योंकि पहले के जो इतिहासकार हैं पहले के इतिहासकार जो बच्चों हैं वो युद्धों और शासकों की घटनाओं पर, जो राजा होते थे बस उन्हीं पर अपना ध्यान केंद्रित रखते थे, उन्हीं को इम्पोर्टेंट समझते थे और उन्हीं को लिखा जाता था। इसलिए लोगों ने समझ लिया है कि इतिहास का मतलब है तारीखें, सिर्फ डेट को ही इतिहास समझ लिया है कुछ लोगों ने। असल में इतिहास होता क्या है बच्चों? वाकई में इतिहास होता क्या है? तो असल में इतिहास एक ऐसी कोशिश होती है बच्चों जो ये समझने की होती है कि समय के साथ समाज में क्या क्या बदलाव आए हैं। इतिहास जानने की प्रक्रिया है तारीखें, और अतीत से लेकर अब तक क्या क्या चीज़ें बदली हैं समाज में, क्या क्या बदलाव हुए हैं, तो ये सभी कुछ इतिहास के द्वारा हम समझ पाते हैं। जब हम पहले और अब की तुलना करते हैं बच्चों, तभी हमें समझ में आता है कि इतने समय में क्या बदलाव आए हैं, क्या चेंजेस तब से लेके अब तक आए हैं, और वहीं से इतिहास की शुरुआत होती है। बस यही है तारीखों का खेल बच्चों, और कुछ नहीं है इसके अलावा। क्या हर बदलाव कोई एक खास तारीख पर होता है बच्चों? तो ऐसा नहीं होता। किसी खास तारीख पर कोई बदलाव नहीं होता बच्चों। जब कोई बदलाव होता है उस तारीख को खास बना दिया जाता है। जब भी कोई बदलाव हुआ, कोई बड़ा बदलाव हुआ, और जिस तारीख पर वो हुआ वो तारीख खास हो जाती है। भारत में लोगों ने जैसे कि एक दिन से अचानक चाय पीना शुरू नहीं किया। भारत में तो चाय थी ही नहीं। तो जब अंग्रेज आए थे या चीनी यात्री कुछ भारत में आए थे, तो तभी धीरे धीरे करके जो चाय का चलन है वो भारत में शुरू हुआ था, और धीरे धीरे करके ये फैलती चली गई थी, और आज के समय में सभी भारतवासी लगभग चाय पीते हैं। तो ये आदत लगभग एक दिन या 2-4 साल में तो नहीं आई, इसको लगभग 100, 150, 200 साल लगे। तो धीरे धीरे कोई चीज़ फैलती है। जैसे ब्रिटिश शासक जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिश शासन किया था जिन्होंने भारत पर, वो भी अचानक एक दिन से भारत में नहीं आ गए, वो भी धीरे धीरे आए थे। फिर वो व्यापारी की तरह आए थे, व्यापार करने आए थे भारत से, और धीरे धीरे करके किस तरह से वो भारत के शासक बन बैठे, भारत के कानून के निर्माता बन बैठे, पूरे भारत को उन्होंने अपना गुलाम बना लिया। तो ये सभी कुछ जो बदलाव होते हैं बच्चों, ये एक दिन में नहीं होते। कोई एक निश्चित तारीख इनकी नहीं होती कि उस दिन ऐसा हुआ था। जिस दिन कोई इम्पॉर्टेंट घटना होती है, जिस दिन कोई भी युद्ध हो, घटना हो, कोई बदलाव हो, तो जिस तारीख को वो होता है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। फिर भी तारीखों को इतना महत्व क्यों दिया जाता है बच्चों? एक ऐसा समय था बच्चों जब इतिहास
सिर्फ राजाओं की कहानियों पर आधारित होता था, सिर्फ राजाओं के जीवन पर ही इतिहास लिखा जाता था। कौन राजा कब गद्दी पर बैठा, कब युद्ध लड़ा, कब मारा गया, इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता था। जो कवि, जो लोग इनके आसपास होते थे, जो लिखते थे, इनके राज दरबारों में नौकरी करते थे, वही इस इतिहास को लिखते थे। तो इनमें स्पष्ट तारीखें होती थी कि किस दिन राजा, कोई भी व्यक्ति, राजकुमार, किस दिन वो उस राज्य का राजा बना, किस दिन वो युद्ध में हार गया, किस दिन वो मारा गया। तो ये तारीखें सब लिखी जाती थी और उस दौर के जो इतिहासकार हैं वो तारीखों को ही प्रमुख बना देते थे या बन जाती थी, क्योंकि जिस दिन किसी भी तारीख के हिसाब से कोई घटना होती है वो उस तारीख को लिख देते थे और फिर उस तारीख के हिसाब से ही उस घटना को याद किया जाता था, जिससे ये धारणा बन गई कि तारीखें ही इतिहास होती है बच्चों। आज के जो इतिहासकार हैं वो क्या करते हैं, पहले के इतिहासकारों की अपेक्षा अब के जो इतिहासकार हैं, इतिहास लिखने वाले हैं या समझने वाले हैं, बताने वाले हैं, वो क्या बदलाव आया है उनकी सोच में। तो आज के जो इतिहासकार हैं वो केवल राजाओं की लड़ाइयाँ या उनके युद्ध कब हुए, उनकी शादी कब हुई, वो राजगद्दी पर कुछ कब बैठे, तो इन सारी घटनाओं के परे भी वो आम जनता की ज़िंदगी की बात भी जानने की कोशिश करते हैं कि उस समय की जो आम जनता थी वो किस तरह से जीवन जीती थी। तो ये जानने की कोशिश भी आज के इतिहासकार करते हैं कि उस समय लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे उनका जीवन होता था, किस तरह उनके आसपास के बाजार होते थे, उनमें क्या क्या सामान बिकता था, फिर धीरे धीरे समाज में कैसे बदलाव आया। पहले जैसे जाति पाति बहुत ज़्यादा मानते थे, फिर बीच में एक ऐसा समय आया जहाँ पे थोड़ी छुआछूत, जाति पाति को कम कर दिया गया, कम उसका असर होने लगा लोगों पर। तो ये सभी घटनाओं पर आज के जो इतिहासकार हैं वो इन घटनाओं पर भी ध्यान देते हैं। अब जो इतिहास है वो जनजीवन है बच्चों, यानी कि लोगों के जीवन पर आधारित होने लगा है। उनकी संस्कृति, उनका कल्चर क्या है, क्या वो पहनते थे, क्या वो खाते थे, कैसे वो त्यौहार मनाते थे, किस तरह की शिक्षा वो उनको मिलती थी या वो अपने बच्चों को किस तरह से शिक्षित करते थे। तो ये सारी चीज़ें, इन पर अब जो इतिहासकार है वो ध्यान देने लगे हैं। और यहाँ तारीखें कम और घटनाओं की जो प्रक्रिया है, घटनाएं घटने की जो क्रिया है, उस पर ध्यान ज़्यादा दिया जाता है, घटनाओं को ज़्यादा अच्छे से समझाया और लिखा जाता है। तो कौन सी तारीखें इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चों, ये हमें समझना है। क्या सभी तारीखें इंपॉर्टेंट होती हैं? क्या सभी तारीखों को इतिहास में लिखा जाता है? तो ऐसा नहीं होता बच्चों, सभी तारीखें इंपॉर्टेंट नहीं होती। इंपॉर्टेंट केवल वो तारीखें होती हैं जिन पर कुछ खास घटनाएं होती हैं, राजनीतिक बदलाव होते हैं, कब कौन राजा बना, कब कौन राजा मरा, कब कौन सा राजा हार गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं राजनीतिक घटनाएं। तो इन तारीखों पर जो घटनाएं होती हैं उन तारीखों को याद किया जाता है। किस साल राजा ने गद्दी संभाली, किस साल युद्ध लड़ा गया, कब विवाह हुआ, कब मृत्यु हुई, उसके बाद कौन राजा बना। तो ये सारी घटनाएं बहुत विशिष्ट होती हैं, बहुत खास होती हैं। उस इतिहास को जब हम समझते हैं, अपने इतिहास को, तो ये सारी घटनाओं के माध्यम से ही हम समझ पाते हैं कि उस समय कौन राजा था, कैसे हालात थे, किस राज्य का वो राजा था, कहाँ तक उसकी सीमाएं थी। तो ये सभी कुछ हमें इन्हीं चीज़ों से समझ में आता है बच्चों। जब हम अपने इतिहास को देखते हैं, भारत के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें इन्हीं चीज़ों को समझना पड़ता है बच्चों। इसलिए उनकी तारीखें साफ साफ लिखी जाती हैं और यही तारीखें उस दौर का इतिहास कहलाती हैं। इन्हीं तारीखों से हमें उस समय का इतिहास पता चलता है बच्चों। इस तरह की जो तारीखें होती हैं वो क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, क्या महत्व होता है उनका। तो ऐसी तिथियां, ऐसी डेट्स जो इतिहासकार होते हैं उनको एक ढांचा देती हैं, एक प्रारूप देती हैं, एक ड्राफ्ट देती हैं, ताकि वो इतिहास को समझ सके, उनको समझने में मदद करती हैं। उनके लिए इन तिथियों के सहारे से इतिहास को क्रम में लिखा जाता है। क्रम का मतलब होता है बच्चों, जैसे पहली घटना कब हुई, दूसरी घटना कब हुई, तीसरी घटना कब हुई, तो वो तारीखों के हिसाब से ही समझा जाता है, पढ़ा और पढ़ाया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें तो 1757 प्लासी की लड़ाई, ये 1757 की जो लड़ाई है बच्चों, ये बंगाल में हुई थी, वहाँ के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। इसी युद्ध से, इसी लड़ाई से जब नवाब हार गया था, तो इसी युद्ध से अंग्रेजों ने भारत में अपने पांव पसारना शुरू किया था। यही एक ऐसा युद्ध है, सबसे पहला युद्ध
जिससे अंग्रेजों के शासन की जो शुरुआत है वो भारत में होती है। उससे पहले तो वो व्यापारी की तरह भारत में काम कर रहे थे। फिर एक और तारीख है बच्चों 1857। ये आप सभी जानते हैं कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है। इसी युद्ध में रानी झांसी की रानी और दिल्ली के जो नवाब थे, सुल्तान थे, मंगल पांडे, इस तरह के तात्या टोपे, इस तरह के जो नेता थे बच्चों, वो इसी युद्ध में उन्होंने भाग लिया था और ये पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है भारत का, भारत को आज़ाद करने के लिए। इसीलिए जो 1857 की जो तारीख है ये सभी भारतीयों के लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 1947 भारत की स्वतंत्रता यानी भारत की स्वतंत्रता का दिन, जब 1947 को भारत आज़ाद हो गया था, भारत ने आज़ादी की सांस ली थी और अंग्रेजों का जो शासन है वो ख़त्म हो गया था 15 अगस्त 1947 को। तो देखिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इन पर कुछ बदलाव हुए हैं और बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। तो ये तारीखें हमें याद करनी है और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सभी तारीखें तो इम्पॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी तारीखें जो हमारे इतिहास को बदल दे, हमारी राजनीति को बदल दे, कुछ ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाएं जो इम्पॉर्टेंट हो, तो इन चीज़ों से जुड़ी हुई जो तारीखें होती हैं बच्चों, राजनीतिक घटनाओं से जुड़ी जो तारीखें होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। केवल वही तारीखें महत्वपूर्ण हैं। अब समय बदल गया है। इतिहासकार अब केवल ये नहीं पूछते कि क्या हुआ था। अब जो इतिहासकार है वो पता लगाने की कोशिश करते हैं, वो इतिहास से पता लगाते हैं कि क्यों हुआ था। जो 1757 की क्रांति है वो क्यों हुई थी, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों हुआ था। तो इस तरह से अब सवाल पूछा जाता है कि क्यों हुआ था और किस पर इसका असर पड़ा और ये कैसे हुआ। अब जो तारीखें चुनी जाती हैं वो सिर्फ राजनीति से नहीं जुड़ी होती, बल्कि वो समाज से, जो उस समय समाज होता है, लोग होते हैं, उनसे भी जुड़ी होती हैं। क्या आर्थिक हालात उस समय थे, क्या काम धंधा लोग करते थे, किस तरह से वो पैसा कमाते थे अपना घर चलाने के लिए, क्या संस्कृति उनकी थी, कौन सी शिक्षा, किस तरह की शिक्षा दी जाती थी बच्चों को, क्या पढ़ाया जाता था, किस तरह के तीज त्योहार मनाए जाते थे। तो ये सारी चीज़ें भी अब जो इतिहासकार है वो इन पर ध्यान देने लगे हैं और ये भी अब इम्पॉर्टेंट है इतिहास के दृष्टिकोण से। तो कब लोगों ने पहली बार जैसे रेल में सफ़र किया था, रेल पहली बार कब भारत में चलाई गई थी, तो ये इतिहास से जुड़ा सवाल है बच्चों और ये आम लोगों से जुड़ा है। ये बताता है कि कब क्या बदलाव हुए थे भारत के अंदर। जैसे भारत में कपड़ा उद्योग कब शुरू किया गया था, या फिर जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको कब शिक्षा पाने का अधिकार मिला, या कब कुछ ऐसे आंदोलन हुए जो स्त्रियों की, औरतों की शिक्षा पर आधारित थे, उनकी शिक्षा पर जोर दिया था समाज ने, या कुछ समाज के जो कार्यकर्ता होते हैं, समाजवादी जो नेता होते हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं, उन्होंने कब ऐसे आंदोलनों की शुरुआत की कि जिससे स्त्रियों को, औरतों को शिक्षा का अधिकार मिला। ये सब तारीखें आज के इतिहास में उतनी ही महत्वपूर्ण है बच्चों जितनी कि पहले के राजाओं की तारीखें, जो उनके इतिहास से जुड़ी तारीखें होती थी, वो इम्पॉर्टेंट थी। अब ये तारीखें भी इम्पॉर्टेंट है कि भारत में रेल कब चली, भारत में पहला कपड़ा उद्योग कब स्थापित हुआ और कहाँ हुआ, औरतों की शिक्षा पर कब कानून बना, कब औरतों को पूर्ण अधिकार दिया गया शिक्षा प्राप्त करने का। तो ये सारी चीज़ें भी बच्चों इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा कि अवधियाँ कैसे तय करें। अवधियाँ एक समय होता है बच्चों, समय को अवधियों में बांट दिया जाता है। जैसे कि आप स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे बड़ी क्लासेस में जैसे पीरियड्स लगते हैं, कभी मैथ का पीरियड्स होता है आपका, कभी साइंस का होता है, कभी एसएसटी का होता है। तो वो जो समय है आपके पीरियड्स के हिसाब से बांट दिया जाता है, अवधियों में उस समय को बांट दिया जाता है। तो ऐसे ही बच्चों इतिहास को समझने के लिए इतिहास को भी अवधियों में बांट दिया गया है। अक्सर जो बदलाव होते हैं बच्चों वो धीरे धीरे होते हैं, जैसे कि रेल का आना, समाज में नई सोच का फैलना, औरतों की शिक्षा की शुरुआत। तो हमें यह तय करना पड़ता है कि इतिहास की कौन कौन सी जो चीज़ें हैं, जो बदलाव है, वो कौन से पीरियड्स में हुई थी, किन अवधियों में वो हुई थी। तो अवधियों में बांटा जाए ताकि हम चीज़ों को साफ साफ और अच्छे से समझ पाएँ, इतिहास हमें अच्छे से समझ में आ जाए। जेम्स मिल एक इतिहासकार थे अंग्रेजों के समय में,
और उन्होंने भारत का इतिहास लिखा था अंग्रेजों के कहने पर। उनको चुना गया था भारत का इतिहास लिखने के लिए, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी बच्चों, जेम्स मिल ने, जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक उन्होंने लिखी थी, और उस पुस्तक में 1817 में उन्होंने ये किताब लिखी थी बच्चों। 1817 में जेम्स मिल ने एक किताब लिखी, और उसमें उन्होंने भारत के इतिहास को अवधियों में बांट दिया। 3 हिस्सों में उन्होंने भारत के इतिहास को बांट दिया। पहला हिस्सा था प्राचीन काल का, जिसको कहा गया हिंदू राजाओं का समय। दूसरा मध्यकाल, जिसको कहा गया मुस्लिम शासकों का समय। और तीसरा आधुनिक काल, जब अंग्रेज भारत में आते हैं, भारत पर शासन करते हैं, उसको कहा गया ब्रिटिश शासन के बाद का समय या उनका आधुनिक काल। तो ये जो बंटवारा उन्होंने किया, इसको मेनली उन्होंने धर्म के आधार पर किया बच्चों, कि किस समय कौन शासक था, तो कौन सा शासक किस धर्म से था, इस आधार पर उन्होंने भारत के इतिहास को बांटा। पर क्या इतिहास को धर्म के हिसाब से बांटा जा सकता है? क्या ये सही तरीका है? जब हिंदू राजा था भारत के अंदर, तब दूसरे धर्मों के राजा भी तो भारत के अंदर होंगे, तब दूसरे धर्म भी तो भारत में रहे होंगे। तो क्या सिर्फ हिंदू राजा के होने से हम उस समय को हिंदू राजा के हिसाब से बांट सकते हैं? तो ये जो तरीका है बच्चों, ये गलत है। इतिहास को किसी धर्म के आधार पर नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि उस समय और भी जनता होती है जिसको आप अनदेखा नहीं कर सकते। लेकिन जेम्स मिल ने ऐसा किया। उन्होंने भारत के इतिहास को 3 अवधियों में बांटा, हिंदू राजाओं का समय, मुस्लिम शासकों का समय और फिर ब्रिटिश शासन। तो उन्होंने धर्मों के आधार पर इस शासन को बांटा, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इस तरह के विभाजन की आलोचना क्यों होती है? क्योंकि अगर हम केवल इस आधार पर इतिहास को बांटेंगे कि शासक हिंदू था या मुस्लिम था या सिख था या ईसाई था, तो हम बाकी बातों को, बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनको अनदेखा कर रहे हैं। समाज में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव भी तो होते हैं बच्चों, वो भी तो उसी इतिहास से जुड़े हुए होते हैं। तो केवल हम धर्म के आधार पर इतिहास को नहीं बांट सकते। उदाहरण के लिए उस समय व्यापार कैसे बदला, खेती किस तरह से होती थी, समाज में कौन कौन सी जाति थी, कौन कौन से धर्म थे, महिलाओं की क्या स्थिति थी, तो ये सारी चीज़ें भी उस समय इतिहास का ही हिस्सा थी बच्चों, जिन चीज़ों को जेम्स मिल ने छोड़ दिया और उन्होंने धर्म के आधार पर भारत का जो है वो इतिहास लिखा अपनी पुस्तक में। इन चीज़ों को हिंदू मुस्लिम कहकर नहीं समझा जा सकता बच्चों। इतिहास को धर्म के आधार पर नहीं समझा जा सकता। आधुनिक काल कहना क्या उचित है? जो अंग्रेजों का जो समय था उसको अंग्रेजों ने कहा आधुनिक काल, तो क्या वो आधुनिक था? तो ब्रिटिश इतिहासकारों ने जिस काल को आधुनिक कहा बच्चों, जैसे अंग्रेजों का शासन, वह क्या वास्तव में आधुनिक था? पहले हम आधुनिक था या नहीं, उससे पहले हम समझेंगे कि आधुनिक होता क्या है बच्चों। तो आधुनिक वो समय होता है बच्चों जब नई सोच आती है लोगों के अंदर, जातियों का भेदभाव समाप्त हो जाता है, सरकार के सामने सभी लोगों को आपस में भी सभी को समान समझना चाहिए, समानता की सोच लोगों में आनी चाहिए, समाज के अंदर आनी चाहिए। किसी के साथ भी स्त्री पुरुष जात पात के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसको कहते हैं समानता। फिर आती है बच्चों स्वतंत्रता। हर नागरिक को अपने मन का करने की स्वतंत्रता हो, सभी लोगों का विकास हो, सभी को अच्छा खाना मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी इनकम ऑफ सोर्स हो, सभी की शिक्षा सभी को समान दी जाए, वैज्ञानिक सोच हो, नई नई खोजें की जाए। तो ये होती है बच्चों आधुनिकता का मतलब, ये आधुनिकता का अर्थ होता है बच्चों। लेकिन क्या अंग्रेजों के समय में भारत में ये सारी चीज़ें थी? तो ऐसा नहीं था बच्चों। सबसे बड़ी थी असमानता। अंग्रेज जो थे वो भारतीयों को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो अपने आप से उसको नीचा समझते थे, फिर भारत का शोषण करते थे। इतने सारे टैक्सेस उन्होंने हर एक भारतीय पर लगा दिए थे। हमारे देश से पैसा कमा के वो अपने देश में ले जाते थे, जिससे हमारे देश के जो लोग हैं, हमारा जो देश है वो आर्थिक कमज़ोर हो गया। जातिवाद और भेदभाव इतना ज़्यादा उन लोगों ने बढ़ा दिया, हिंदू मुस्लिम करके फूट डालो शासन करो की नीति उन्होंने अपनाई। तो क्या हम उसको कह सकते हैं कि जो अंग्रेजों का समय था, जो ब्रिटिश शासन का समय था, वो आधुनिक था? उसको हम आधुनिक कह सकते हैं? तो वो आधुनिक नहीं था।
भारतीय इतिहासकार अवधियों को कैसे तय करते हैं? आज के जो भारतीय इतिहासकार है वो अवधि तय करते समय बच्चों कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि समाज में बदलाव कब शुरू हुए थे, आर्थिक व्यवस्था कैसे बदली थी, कैसे लोगों को जीवन स्तर बदला था, लोगों की सोच क्या थी उस समय, कैसा जीवन वो जीते थे, गरीब थे, अमीर थे, सभी खेती करते थे या व्यापारी थे। तो ये सारी चीज़ें, किस तरह का उनका रहन सहन होता है, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं आज के इतिहासकार। और इतिहास को अवधियों में बांटने से पहले वो इन चीज़ों को समझते हैं। ये देखते हैं कि जनता के जीवन में क्या बदलाव हो रहे थे, जैसे कि औद्योगिक युग। औद्योगिक युग का अर्थ होता है बच्चों जब मशीनों से ज़्यादा काम फैक्ट्रियों में किया जाने लगा, तो उसको कहा जाता है औद्योगिक युग। मशीनों से जब सामान ज़्यादा बनाया जाने लगा। उपनिवेश काल का अर्थ है बच्चों जब अंग्रेज़ों ने भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया, भारत पर पूरा शासन वो करने लगे, अपने कानून उन्होंने भारत के लोगों पर लगाना शुरू कर दिया, तो वो समय कहलाता है उपनिवेश काल। तो अवधियों के फायदे क्या हैं और क्या अवधियों के नुकसान हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अवधियां क्यों इंपॉर्टेंट है या फिर अवधियों के नकारात्मक पहलू क्या हैं। तो अवधियों से हमें इतिहास समझने में आसानी होती है बच्चों, लेकिन एक खतरा भी है, एक इसका नेगेटिव पॉइंट भी है कि जब हम सब कुछ केवल एक काल या एक अवधि के नाम पर बांध देते हैं उस समय को, तो हर जगह का अनुभव तो अलग होता है ना बच्चों। मान लीजिए एक समय में एक क्षेत्र में बहुत सारी फैक्ट्रियां लग गई, उस क्षेत्र के लोगों को बहुत अच्छा रोजगार मिल गया, वो बहुत अच्छे पैसे कमाने लगे, उनकी जो सड़कें हैं वो बहुत अच्छी हो गई, उनका जो राजा है, जो सरकार है, जो कानून है वो बहुत अच्छा है, सभी को समान समझता है। लेकिन वो सिर्फ एक ही क्षेत्र में है ना बच्चों, वो दूसरे क्षेत्र में भी होगा तभी तो समान हुआ। अब एक क्षेत्र में तो बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं और दूसरे क्षेत्र में हो नहीं रहे हैं, तो हम उस इतिहास को अवधियों में कैसे बांट सकते हैं? उसको मान लीजिए उस अवधि को नाम दे दिया गया कि ये विकासशील अवधि है या विकसित अवधि है, लेकिन पूरे के पूरे क्षेत्र में तो विकास नहीं हुआ ना, लोगों ने ग्रोथ नहीं की ना, तो हम उसको कैसे कह सकते हैं कि ये विकास की अवधि है? क्योंकि एक ही क्षेत्र में दो अलग अलग जगहों पर दो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं एक ही समय में। तो अवधियों में इतिहास को बांटना या उसको समझना भी थोड़ा ज़रूरी होता है। और अवधियों के हिसाब से समझने में हमें ये दिक्कत होती है बच्चों की एक ही समय में जो बदलाव है वो किसी एक क्षेत्र में अलग और दूसरे क्षेत्र में अलग हो सकते हैं। तो जो इतिहासकार हैं वो अब इतिहास लिखने में, अवधियां बनाने में थोड़ा लचीलापन रखते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा औपनिवेशिक क्या होता है, कॉलोनियल क्या होता है, ये हमें समझना है। ये शब्द पीछे कई बार आया है और आपने सोचा होगा कि ये क्या है, तो एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ कि जब कोई एक देश, एक बहुत शक्तिशाली देश दूसरे कमज़ोर देश पर अपना कब्जा कर लेता है, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से। राजनीतिक का अर्थ होता है बच्चों जैसे वो लोग अपनी सरकार बना लेते हैं। जो मजबूत देश होता है, बलवान देश होता है, वो अपना राजा बना देता है, अपने कानून स्थापित कर देता है उस देश पर। उस देश के जो पैसा कमाने वाले संसाधन होते हैं उन पर नियंत्रण कर लेता है और खुद ही उनसे पैसा कमाता है और पैसा कमा के अपने देश भेजता है। फिर समाज में जो शिक्षा दी जाती है, समाज को ऊंच नीच में बांट दिया जाता है, समाज को अपने हिसाब से वो बांट देता है, अपनी ही संस्कृति, अपनी ही शिक्षा, अपने ही धर्म को वो ऊंचा रखता है, दूसरे देश में अपने धर्म को ऊंचा बताता है, लोगों को मजबूर किया जाता है कि वो उनके धर्म को माने। तो इस तरह की जब स्थिति हो जाती है, जब दूसरा देश, एक शक्तिशाली देश एक कमज़ोर देश पर अपना नियंत्रण जमा ले, उस पर शासन करने लगे, तो ऐसी स्थिति ही बच्चों औपनिवेशिक स्थिति कहलाती है, औपनिवेशिक शासन कहलाता है। जैसे भारत अंग्रेज़ों का उपनिवेश बन गया था। और उपनिवेश, जो औपनिवेशिक शासन की 4 प्रमुख विशेषताएं होती है बच्चों, जैसे कि राजनीतिक नियंत्रण, सरकार किसी विदेशी शक्ति के हाथ में आ जाती है, उस देश के लोगों के हाथ में वहां की सरकार नहीं होती। फिर आर्थिक शोषण, उस देश की जो संपत्ति है, व्यापार है, उत्पादन से जो फायदा होता है वो विदेश को होता है, उस देश की जनता को नहीं होता है। सांस्कृतिक बदलाव, स्थानीय भाषा, उनकी जो परंपराएं हैं, उनकी जो शिक्षा है, उनका जो धर्म है, संस्कृति है, उसको छोटा समझा जाता है और अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा उन पर थोपी जाती है। फिर नागरिक अधिकारों की कमी, जनता के पास न तो आज़ादी होती है और न ही उनको बराबर समझा जाता है, उनको गुलाम बना लिया जाता है अपना।
तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये होती हैं औपनिवेशिक शासन में। जैसे ये सारी चीज़ें भारत के अंदर हुई थी अंग्रेजों के समय में। भारत में औपनिवेशिक शासन कब शुरू हुआ था बच्चों? तो भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी के युद्ध से 1757 से अपने पैर जमाना भारत में शुरू कर दिया था और लगभग ब्रिटिश सरकार ने 1858 यानी कि 1857 के युद्ध के बाद से सीधे भारत पर शासन करना शुरू कर दिया था और 1858 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों ने भारत पर सीधा शासन किया था। यानी भारत एक औपनिवेशिक देश बन गया था ब्रिटेन का, और ब्रिटेन बन गया था एक कॉलोनियल पावर यानी औपनिवेशिक शक्ति बन गया था वो। औपनिवेशिक क्या होता है बच्चों? जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि सरकार बदल जाती है, सरकार उस देश के हाथों में नहीं होती, जो विदेशी देश उस पर आकर कब्जा कर लेता है और वो वहां से अपने गवर्नर अफसर वगैरह भेजता है और वो राज करते हैं। जैसे कि ब्रिटेन से भेजे गए गवर्नर अफसर भारत पर राज करते थे। अर्थव्यवस्था, जो कच्चा माल हमारा होता था, जैसे कि हमारा कपास हो गया, रेशम हो गया, हमारे मसाले हो गए, इन सारी चीज़ों को ब्रिटेन भेजा जाता था और उनसे सामान तैयार किया जाता था और उस सामान को भारत में और दूसरे देशों में बेचा जाता था, ज़्यादा मुनाफा कमाया जाता था। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था पर भी ब्रिटेन का कब्जा हो गया था भारत की। फिर है शिक्षा। अंग्रेजी शिक्षा थोपी गई थी भारत के लोगों पर। भारतीय ज्ञान को कमतर माना गया था। समाज को जो भारतीय थे उनको दूसरे दर्जे का नागरिक समझते थे अंग्रेज, तो भारत के नागरिकों को अपने समान नहीं समझते थे। क्या औपनिवेशिक और आधुनिक एक ही चीज है बच्चों? तो अभी तक हमने जो समझा है बच्चों, उसके हिसाब से औपनिवेशिक और आधुनिक एक चीज नहीं है। ब्रिटिश इतिहासकार अपने शासन को आधुनिक कहते थे क्योंकि उन्होंने रेल, टेलीग्राफ, कानून, स्कूल, इस तरह के बदलाव भारत के अंदर किए थे। लेकिन भारतीयों को उससे बराबरी, स्वतंत्रता और विकास तो नहीं मिला था ना बच्चों, तो हम इसको आधुनिक नहीं कह सकते। आधुनिक में तो सभी समान होते हैं, नई विचारधारा होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। इसलिए हम उस औपनिवेशिक काल को आधुनिक समय नहीं मान सकते। इसलिए भारतीय इतिहासकार इसे औपनिवेशिक युग कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा शासन था, ये सिर्फ दिखावा था। ये किस तरह का शासन था जो सिर्फ दिखावा करता था? असल में तो ये भारतीयों का शोषण करते थे, भारतीयों को गुलाम बना के रखते थे। भारत का जितना भी पैसा है उसको वो अपने देश में ले जाते थे। जो स्कूल, रेलवे, इन सब का जो अंग्रेजों ने आविष्कार किया या शुरुआत की भारत में, तो वो उसके पीछे भी उनके अपने फायदे थे, ताकि वो भारतीयों को अपनी भाषा में शिक्षित कर सके, ताकि वो उनके भविष्य में उनके काम आ सके और वो और अच्छे से भारत पर राज कर सकें। भारतीय इतिहास को अगर पिछले 250 साल का इतिहास हम समझने की, सीखने की कोशिश करते हैं बच्चों, तो इतिहासकार कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, स्रोत हैं, जिनसे ये पता लगाया जाता है कि 250 साल पहले से लेके भारत में क्या क्या बदलाव हुए, कहाँ से हमें जानकारी मिलती है कि क्या क्या चीज़ें भारत के अंदर थी, भारत का इतिहास क्या था। तो सबसे पहले है बच्चों, प्रशासन अभिलेख तैयार करता था। जो सरकार होती थी वो ऐसे कागजात बनाती थी, तैयार करती थी, जिसमें उस समय की सारी चीज़ें, कौन सी तरह का कर लिया जाता था, किस तरह की खेती की जाती थी, तो इन चीज़ों को लिखा जाता था। अंग्रेजों का मानना था कि अगर उन्हें अच्छे से शासन करना है भारत पर, तो उनका मानना था कि उन्हें भारत जैसे विशाल देश को कुशलता से अगर चलाना है तो हर छोटी बात का दस्तावेजी रिकॉर्ड रखना होगा। उन्हें हर छोटी से छोटी बात को लिखकर रिकॉर्ड के रूप में रखना होगा। और यही कारण था बच्चों कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में प्रशासनिक अभिलेख तैयार करने की एक व्यापक परंपरा शुरू की थी। अंग्रेजों ने एक ऐसी परंपरा शुरुआत की थी, एक ऐसी चीज़ की उन्होंने शुरुआत की थी जब सभी रिकॉर्ड्स को लिखा जाता था और लिखने के लिए उनको लिख के रखा जाता था और उनके लिए स्पेशल ऐसी जगह बनाई जाती थी जिनको स्टोर रूम कहा जाता था या अभिलेख गृह उनको कहा जाता था। तो ऐसी जगहों पर जो इम्पोर्टेंट कागजात होते थे, डॉक्यूमेंट होते थे, उनको संभाल के रखा जाता था।
अंग्रेज उनको संभाल के रखते थे। वे समझते थे कि एक अच्छा प्रशासन तभी चल सकता है, एक अच्छी सरकार तभी चल सकती है जब वो हर तरह के ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट है वो उनको संभाल के रखे और हर चीज़ को लिख के रखे। हर आदेश, हर निर्णय और हर कार्रवाई लिख कर रखी जाए। किसी अफसर ने क्या कहा है, क्या किया है, ये सब कुछ भी लिखा जाए और ये सब दस्तावेज मौजूद होने चाहिए, उनको संभाल के रखना चाहिए। और ज़रूरत पड़ने पर पुराने रिकॉर्ड के संदर्भ में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। उन रिकॉर्ड को देखा जा सकता है कि पहले अगर कोई अपराध हुआ था तो उसको क्या सज़ा मिली थी, तो उस तरह से वो उसको बाद में भी इस्तेमाल कर पाएँ। ब्रिटिशों ने जो दस्तावेज तैयार किए थे उनमें मुख्य रूप से बच्चों राजस्व अभिलेख, जैसे कर किस तरह से वसूल किया जाता था और कितना वसूल किया जाता था, किससे कितना टैक्स वसूल किया गया, ये लिखा जाता था। कानूनी कागजात, मुकदमों के जो फैसले होते थे या किसको क्या दंड मिला, क्या सज़ा मिली, उसको लिख के रखा जाता था। प्रशासनिक जो चिट्ठियां होती थी, जो अफसर एक दूसरे को बताते थे या एक दूसरे के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे, तो उन चीज़ों को भी, उन पत्रों को भी संभाल कर रखा गया। फिर जनगणना रिपोर्ट, भारत की जनगणना की गई, सर्वेक्षण किया गया और सरकारी जो नोटिस वगैरह होते थे उनको भी संभाल कर रखा गया। अगर किसी जिले के कलेक्टर ने किसानों से जमीन पर टैक्स वसूला है बच्चों, तो उसको भी लिखा जाएगा। लेकिन जो लिखा गया वो सिर्फ इतना लिखा गया था कि किस किसान से किस जमीन पर और कितना कर वसूल किया गया। अफसरों के बीच जो आदेश, जो सुझाव दिए जाते थे, वे भी चिट्ठियों के रूप में दर्ज किए जाते थे। इतिहासकारों के लिए सब बेहद कीमती स्रोत हैं। आज 19 और 20वीं सदी के किसी सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक अगर हालात को समझना है तो हम ऐसे अभिलेख हमें सही जानकारी देते हैं, बताते हैं कि उस समय ऐसी स्थिति थी, लेकिन वो सिर्फ कागजों में लिखी गई बातें ही बताते हैं बच्चों। मान लीजिए किसी किसान ने टैक्स दे दिया या नहीं दिया, तो सिर्फ ये लिखा जाएगा कि उसने दिया या नहीं दिया, उसने कितनी मजबूरी में दिया और नहीं दे पाया तो वो क्यों नहीं दे पाया, तो वो सारी चीज़ें इन कागजात में मेंशन नहीं होती थी। शासन कैसे काम करता था, कौन कौन से निर्णय लिए गए थे, समाज किन समस्याओं से जूझ रहा था, उस समय क्या क्या परेशानियां समाज के अंदर थी, और जनता पर जो सरकारी नीतियां, जो कानून बनाए गए थे, उनका क्या सही असर हो रहा था या गलत असर हो रहा था, उन कानूनों से जनता खुश थी या उन कानूनों से परेशान थी। तो ये सारी चीज़ें इन दस्तावेजों में ज़्यादा नहीं लिखी जाती थी। सर्वेक्षण क्यों इम्पॉर्टेंट था बच्चों? सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व क्यों इम्पॉर्टेंट है सर्वेक्षण? तो ब्रिटिशों के लिए भारत केवल एक शासित क्षेत्र नहीं था, वह एक ऐसा देश था जिसे पूरी तरह से समझकर, नाप कर, उसका आकलन करके उन्हें पूरी तरह से नियंत्रण करना था भारत पर। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन अपनाया जिसको कहा गया सर्वेक्षण। 18वीं सदी के अंत से 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज़ों ने पूरे भारत में कई तरह के सर्वेक्षण करवाए, जिसका उद्देश्य था कि केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं था बच्चों, उनका उद्देश्य केवल जानकारी लेना नहीं था, बल्कि उस जानकारी के आधार पर अपना जो शासन है उसको और मजबूत करना था, ताकि कोई ऐसा क्षेत्र न रह जाए जिससे कर वसूला ना जाए, या किस क्षेत्र में ज़्यादा कमाई होती है लोगों की उस क्षेत्र से ज़्यादा कर वसूला जाए। तो किन किन चीज़ों का सर्वे हुआ बच्चों? ब्रिटिशों ने जो बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण कराए उनमें शामिल है बच्चों भू सर्वेक्षण। सबसे पहले उन्होंने भूमि का सर्वेक्षण करवाया कि भारत में कितनी भूमि पर खेती की जाती है, कितनी भूमि बंजर है। हर गांव, हर खेत, जमीन की पैमाइश की गई, उसको नापा गया, ये जानने के लिए कि कौन सी जमीन किसके पास है और वो कितनी उपजाऊ है और उस पर कितना कर लगाया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना कर उस पर वसूल कर सकते हैं। राजस्व सर्वेक्षण कि किस इलाके से ज़्यादा कर आता है या किस इलाके से कम कर लिया जाता है, किससे कितना कर वसूलना है, ये तय करने के लिए ज़मीन की श्रेणी का भी आंकलन किया गया कि कौन सी ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ है। फिर जनगणना की गई, जनसंख्या भारत की गिनी गई कि भारत में कुल कितनी
धर्मों के लोग रहते हैं और कुल कितनी जनसंख्या भारत के अंदर है। भारत की कुल जनसंख्या, धर्म, जाति, व्यवसाय, शिक्षा, कहाँ वो रहते हैं, इन आधारों पर भी भारत की जो जनसंख्या है उसका वर्गीकरण किया गया। और पहली बार बच्चों, भारत के अंदर पहली बार बच्चों 1871 में भारत में जनगणना हुई थी अंग्रेजों के समय में। उससे पहले भारत में कभी भी जनगणना नहीं हुई थी। पहली बार भारत की जनसंख्या को गिना गया था 1871 में। और फिर कानून बना दिया गया अंग्रेजों द्वारा कि हर 10 साल बाद जनगणना की जाएगी। पारंपरिक संरचनाओं और संसाधनों का सर्वेक्षण किया जाएगा, जैसे जंगल, खदानें जहाँ से खनिज निकलता है, लोहा, इस्पात, सोना वगैरह, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं, कितनी बड़ी बड़ी सड़कें हैं, किन क्षेत्रों में सड़कें हैं या नहीं हैं, रेलवे मार्ग कहाँ पर बिछाए जाएंगे, कहाँ पे रेलवे मार्ग बिछ चुके हैं। तो इन सभी चीज़ों का सर्वेक्षण भारत के अंदर किया गया था। सर्वेक्षण का महत्व क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? सर्वेक्षण का जो उद्देश्य है वो क्या है? ब्रिटिश है जो वे चाहते थे कि बच्चों उन्हें भारत के हर कोने की भौगोलिक, यानी कि भारत किस तरह से है, कहीं पे पठार है, कहीं पे नदियां हैं, कहीं पे पहाड़ है, तो भारत का जो भूगोल है वो किस तरह का है, जो समाज है वो किस तरह का है, कितनी जाति धर्मों में समाज बटा हुआ है, फिर आर्थिक स्थिति क्या है, लोग अमीर हैं, गरीब हैं, क्या कमाते हैं। तो उस तरह से सारी जानकारियां अंग्रेजों को चाहिए थी, पूरी सटीक जानकारी उनको चाहिए थी। इससे वो बेहतर नियंत्रण रख सकते थे, कर वसूली की नीति बना सकते थे और बिना किसी स्थानीय जानकारी के भी शासन वो चला सकते थे। इतनी सारी जानकारी वो सिर्फ इसलिए इकट्ठा कर रहे थे ताकि वो पूरे के पूरे देश में अच्छे से अपना शासन चला पाए। मान लीजिए अगर किसी गांव में बगावत हो रही है तो सरकार को पहले से मालूम होता है कि वो जो क्षेत्र है वो किस तरह का क्षेत्र है, उसकी भौगोलिक स्थिति का क्या है, जंगल हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, फिर वहाँ पे कितनी ज़मीन है और कितनी फौज भेज सकते हैं, वहाँ की जनसंख्या कितनी है कि उनको कंट्रोल किया जा सके, रास्ते कौन कौन से हैं जहाँ से वो भाग सकते हैं, कौन कौन से ज़मींदार हैं जो वहाँ पे अभी काम कर रहे हैं, थोड़े पावरफुल हैं। तो ये सारी जानकारी अंग्रेजों को चाहिए थी और इसीलिए उन्होंने सर्वेक्षण को महत्वपूर्ण बनाया था। इतिहास के लिए क्या महत्व है? आज हम इतिहासकारों के तौर पर इन्हीं सर्वेक्षणों के आंकड़ों को देखकर उस समय की आबादी की जानकारी ले सकते हैं, किस किस तरह जातीय धर्मों में वर्गीकरण जातों का हो रखा था, जातियों का हो रखा था, भूमि की व्यवस्था क्या थी और सरकारी नज़रिए को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ये सारे कागजात अगर हम इतिहास के तौर से देखें तो इन सभी से हमें मूल्यवान जानकारी मिलती है और ये भी स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश शासन कैसे भारत को एक सांख्यिकीय प्रयोगशाला में बदल रहा था। सिर्फ वो जनगणना सर्वेक्षण इसीलिए कर रहे थे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा भारत पर अपना शासन जमा पाए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से धन वसूल कर पाए, जहाँ जनता सिर्फ नंबरों और फाइलों में ही बदली गई थी। वास्तव में कोई सुधार भारत के अंदर भारत की जनता के लिए उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने जो भी किया था, स्कूल, रेलवे, उन सभी में उनका अपना निजी स्वार्थ होता था। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता चलता है या नहीं पता चलता है? ब्रिटिश शासन के दौरान प्रशासन ने लाखों रिकॉर्ड और दस्तावेज तैयार किए थे, जिनमें सरकारी आदेश जो होते थे उनको रखा जाता था, जनगणना की जो रिपोर्ट है उनको रखा जाता था, अदालतों के क्या फैसले आते हैं, किसी भी गुनाह के प्रति, किसी ने कुछ किया हो उसके प्रति क्या अदालत ने फैसला दिया, तो उन सभी को, कर संग्रह, टैक्स से जुड़े हुए कागजात, अफसरों की जो चिट्ठियां होती थी आपस में वो एक दूसरे को लिखते थे, उनको, इन सभी को इन अभिलेखों में दर्ज होता था कि सरकार ने कौन से निर्णय लिए, कब कौन सी नीति बनाई, कब कौन सा कानून बनाया और उनको किस तरह से लागू किया। लेकिन ये सारे रिकॉर्ड शासन की नज़र से लिखे गए थे, इसको हम आम जनता के हिसाब से नहीं मान सकते बच्चों। यानी उनमें सिर्फ वही बातें दर्ज होती थी जो सरकार को ज़रूरी लगता था, जो लोगों के लिए ज़रूरी था वो सब कुछ इनमें नहीं लिखा गया। सरकार के नज़रिए से क्या ज़रूरी था, क्या वो कर रहे थे, बस उनका रिकॉर्ड इनमें होता है।
इसलिए इनमें आम जनता की असल भावनाएं, उनकी जो असल में परेशानियां थी, असल में वो कितने परेशान थे, भूखे थे, प्यासे थे, क्या उनके साथ हो रहा था, वो सभी कुछ इन कागजों में नहीं लिखा गया है। उदाहरण के लिए बच्चों, कोई किसान कर न देने की वजह से विरोध करता है तो दस्तावेज में बस इतना लिखा जाएगा कि किसान ने विद्रोह किया, किसान ने कर नहीं दिया, लेकिन उस किसान की गरीबी, उसकी तकलीफ, उन कारणों को नहीं लिखा जाएगा जिसकी वजह से वो कर नहीं दे पाया। मान लीजिए उसकी फसल बाढ़ से खराब हो गई, सूखे से खराब हो गई, उसके लिए खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, तो ये सारी परेशानियां कागजों में नहीं लिखी गई थी बच्चों। और इन सरकारी रिकॉर्ड्स में जनता की आवाज़ कहीं खो जाती है, इनमें जनता की आवाज़, जनता की भावनाएं नहीं होती बच्चों। जैसे महिलाओं की भूमिका क्या थी समाज में, मजदूरों की हालत क्या थी समाज में, कारीगरों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी वो क्या थी, जो छोटे व्यापारी होते थे उनके सामने कौन कौन सी परेशानियां आती थी, उन सबको इसमें नहीं लिखा गया है। रिकॉर्ड्स केवल घटनाओं और संख्याओं के रूप में दर्ज किए गए हैं, लेकिन उस घटना को लोगों ने कैसे महसूस किया, क्या उस घटना का लोगों पर असर हुआ, उस चीज़ को नहीं लिखा गया है। क्या सोचते थे, किस डर में वो जीते थे, ये बातें इसमें दर्ज नहीं है। मौखिक परंपराओं जैसे अन्य स्रोतों का उपयोग भी करते थे ताकि वे अतीत को केवल सत्ता के नज़रिए से ही नहीं बल्कि आम लोगों की आंखों से भी समझ सकें। जो इतिहासकार हैं वो केवल इन स्रोतों का ही उपयोग नहीं करते थे बच्चों, वो लोगों से भी बात करते थे जिससे पता चले कि कौन कौन सी परंपराएं उस समय थी। जो बुजुर्ग वगैरह होते हैं तो वो बता पाते हैं। तो अब जो इतिहासकार है वो इन चीज़ों पर भी ध्यान देने लगे हैं। आई होप बच्चों आप सबको समझ आया होगा। प्लीज़ अगर आपको समझ आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।